नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार जीके जीनियस सुभाष सर में। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, यानी हरियाणा और इंडिया जीके से संबंधित है। और आज की क्लास में सिर्फ आपको इंडिया जीके के क्वेश्चन मिलेंगे और इंडिया जीके के अंतर्गत इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे भी आगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर है पुट होंगे। ठीक है भी, तो आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास का अध्ययन करें। और इस क्लास की मैंने हमेशा आपको कहता हूँ भी क्लास की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके जीनियस सुभाष सर में मिल जाएगी। तो जिस बच्चे ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जीके जीनियस सुभाष सर है, वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करे भी। और अगर कोई नया बच्चा हमारी वीडियो को देख रहा है तो हमारे चैनल जीके जीनियस सुभाष सर को भी क्या है सब्सक्राइब करने का काम करें। और क्लासें अगर आपको अच्छी लगती है ना तो क्लास को दूसरे बच्चों के साथ भी क्या किया जाए ना, शेयर करो भी। ठीक है भी, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है भी जितना आप ज्ञान बांटोगे ना उतना ही ज्ञान आपका क्या है बढ़ेगा भी। ठीक है, तो हमेशा ज्ञान को क्या है बांटते रहना है भी। चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। अब से पहले आपकी 11 क्लासें आ चुकी हैं। आज जो आपकी क्लास रहेगी 12 नंबर है क्लास रहेगी। कौन सी क्लास रहेगी? 12 नंबर। हर एक क्लास के प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्यार हमें मिल रहा है। चलो शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है लेके आए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना है अभी? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जैसे जिक्र करते हैं। और इसके 193 सदस्य देश। अभी कितने सदस्य देश है इसके? 193 सदस्य देश है। तो 193 अर्थात अंतिम इसका सदस्य देश बना, ये पूछा गया है। दक्षिणी सूडान है, भारत है, पूर्वी तिमोर है या फिर मोंटेनीग्रो है भी? कौन सा देश इसका जो पूछा गया है इस चीज़ के बारे में 193 सदस्य देश? तो दक्षिणी सूडान जो है, दक्षिणी सूडान क्या है 193वां देश बना है यूएनओ का। ठीक है भी, यूएनओ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर। ठीक है भी, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम के अंदर भी, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी ना उसी समय से भारत इसका क्या है सदस्य देश है। और अंतिम जो इसका सदस्य देश बना है वो कौन सा? दक्षिणी सूडान है भी। ठीक है भी, याद होना चाहिए। दक्षिणी सूडान जो है इसकी राजधानी क्या है? आपको ध्यान होना चाहिए जुबा भी। ठीक है भी, क्या राजधानी है? जुबा। सूडान एक देश था, आपको सब बच्चे जानते हैं। सूडान का क्या हो गया था? विखंडन हो गया था। ठीक है भी, सूडान जो है ना, सूडान एक देश था, सूडान का क्या हो गया? विखंडन हो गया था। एक दक्षिणी सूडान बन गया और एक कौन सा बना था आपका? उत्तरी सूडान। ठीक है भी, तो उत्तरी सूडान की राजधानी तो क्या रहेगी? खार्तूम रहेगी, आपको ध्यान होना चाहिए। और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या रहेगी? जुबा। ठीक है भी, तो याद होना चाहिए। यूएनओ का जिक्र किया है, यूएनओ की स्थापना आपको पता होना चाहिए। कितने इसके सदस्य देश है ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतिम जो इसका सदस्य देश बना था वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, दक्षिणी सूडान। ये दक्षिणी सूडान जो आपका है किस महाद्वीप में है? आपको याद होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप का देश है ये? आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है भी, आप लोगों ने सारा मरुस्थल का जैसे जिक्र सुना होगा, सारा मरुस्थल। सारा मरुस्थल से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश आपका कौन सा है? वो सूडान, अर्थात दक्षिणी और उत्तरी सूडान जो है ना वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित? आपका सहारा मरुस्थल। यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपका सहारा मरुस्थल। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता भी? यानी खून का थक्का नहीं जमता भी। क्या नहीं जमता? थक्का नहीं जमता। तो खून का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है? विटामिन ए है, विटामिन के, विटामिन बी या विटामिन सी? तो विटामिन के की कमी से आपको ध्यान होना चाहिए खून का थक्का नहीं जमता, अर्थात है हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है भी। क्या हो जाती है? हीमोफीलिया। मैंने कई बार आपको बताया भी हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जो बीमारी है, थैलेसीमिया ये जेनेटिक्स डिजीज़ है भी। क्या है? आनुवांशिक बीमारी है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो खून का थक्का न जमना किस विटामिन की कमी से होता है? आपको ध्यान होना चाहिए विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी। सारे विटामिन आपको ध्यान होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग हो जाता है भी। कौन सा हो जाता है? रतौंधी। अर्थात आंखों से संबंधित जो बीमारी होती है ना, आंखों से संबंधित बीमारियां जो होती है किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। कमी किसकी विटामिन की कमी? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए जो सबसे ज़्यादा हमें मिलता है गाजर पालक का जैसे जिक्र करते हैं, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद में विटामिन बी की कमी से आपको ध्यान होना चाहिए बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बेरी
बेरी नामक। तो बेरी नामक जो रोग हो जाता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी की कमी से जो होता है वो सकरवी होता है। अभी कौन सा बीमारी हो जाती है? सकरवी नामक बीमारी हो जाती है, अर्थात मसूड़ों की जो बीमारी होती है ना वो विटामिन सी की कमी से होती है। तो विटामिन ए के बारे में भी ध्यान होना चाहिए, के, बी और सी के बारे में ध्यान होना चाहिए। और विटामिन ई का जैसे जिक्र करते हैं ना, विटामिन ई से क्या होती है? वांझपन, ठीक है भी। तो वांझपन जो होता है वो किस बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से, ठीक है भी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 10 जनवरी, 14 सितंबर या फिर 21 मार्च को? आपको ध्यान होना चाहिए। हिंदी हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा भी, ठीक है। तो खासकर साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में आप जाओगे तो वहाँ तो आपको रेलवे स्टेशन के ऊपर भी ये लिखा हुआ मिलेगा भी, और भाषा को जाने दो और हिंदी को आने दो भी। यानी दक्षिण भारत में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हिंदी दिवस हम हर साल कब बनाते हैं? 14 सितंबर को भी। कब बनाते हैं? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को सबसे पहले हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी आपको सब बच्चे जानते हैं, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भी हिंदी क्या है? आपकी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा होती तो सारे देश के अंदर हिंदी का प्रचार प्रसार होता भी, ठीक है। तो ये आपकी राजभाषा है, ना कि राष्ट्र भाषा है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या है? राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कभी राजभाषा का जो दर्जा दिया, इसीलिए हर साल हम 14 सितंबर को क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस बनाते भी। क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस, ठीक है भी। इसके बाद में 8 मार्च का जैसे जिक्र कर सकते हो भी। 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं भी। क्या बनाते हैं? 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब बनाया जाता है? तो 8 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है भी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 मई को क्या बनाया जाता है? 21 मई के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी, ठीक है। सद्भावना दिवस के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। 21 मई 1991 को मैंने कई बार आपको बताया भी, राजीव गांधी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। कहाँ पर हत्या की गई थी इसकी? पेरम्बूर। पेरम्बूर कहाँ पर पड़ता है आपका? TN तमिलनाडु। किसने हत्या की थी? मैंने कई बार आपको बताया, LTTE लिबरेशन टाइगर तमिल इलम जो है ना, इन्होंने क्या कर दी थी? राजीव गांधी की हत्या कर दी थी पेरम्बूर तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। मानव बम द्वारा उनको उड़ा दिया गया था। मैंने कई बार आपको बताया है ये LTT जो है ना, अभी तो ख़त्म हो गया है। जैसे श्रीलंका के अंदर एक आतंकवादी संगठन था, ह्यूमन स्क्विड के नाम से इसको जाना जाता, आत्मघाती दस्ते के रूप में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहचाना जाता था। तो हिंदी दिवस हर साल जो बनाते हैं हम 14 सितंबर को बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित की गई है? ठीक है भी। यानी संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा, अब राष्ट्र नहीं या राजभाषा लिखोगे भी, क्या है? राजभाषा घोषित की गई थी। तो राजभाषा जो घोषित की गई थी अनुच्छेद 343, 352, 356 या अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को क्या घोषित किया गया है? राजभाषा घोषित की गई, ठीक है भी। राष्ट्रभाषा नहीं है, आप सब बच्चों को मैं बता देता हूँ, हिंदी की आपकी राजभाषा है। तो राजभाषा का इसको दर्जा दिया गया था किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 343। बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 14 सितंबर 1949 को तो इसको हिंदी को हमने राजभाषा घोषित की थी, और इसीलिए हम हर साल हिंदी दिवस बनाते हैं 14 सितंबर को। जबकि इसका वर्णन जो किस अनुच्छेद में, वो अनुच्छेद 343 के अंदर। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 352। 352 तो है ना संपूर्ण देश के अंदर भी, आप राष्ट्रपति शासन भी आपको ध्यान होना चाहिए। संपूर्ण देश के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगता है ना, वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। और किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो किसी राज्य का जैसे जिक्र करें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। याद होना चाहिए 356। और 307 जो होता है आपका वित्तीय आपत्ति होता है। यानी राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति
शासन 3 होते हैं आपके, 352 है, 356 है और 360। ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए, अर्थात आपात उपवन जो भारतीय संविधान में लिए गए ना, वो किससे लिए गए, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। तो 352, 356 और 360 का क्या राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है। 352 देश में लगता है, 356 किसी राज्य में लगता है, जैसे सबसे पहले पंजाब में लगा था, आपको ध्यान ही होना चाहिए इस चीज़ के बाद में। और वित्तीय आपात 360 में होता है, ठीक है। अनुच्छेद 17 जो है ये छुआछूत को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अस्पृश्यता, ये भी कई बार आपका रिपीट हुआ है, छुआछूत को ख़त्म करना या अस्पृश्यता को ख़त्म करने वाला जो आपका अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है, 17 है, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है भी, ठीक है भी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, 6, 5, 4 या फिर 3। तो 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का क्या होता है, आयोजन होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1894 में एथेंस में भी, ठीक है भी, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी 1896 में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, एथेंस के अंदर। पियर दे कुवर्दे ने क्या की थी, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एथेंस से, यूनान की राजधानी एथेंस से। कब हुई थी, 1896 में। किसने की थी, पियर दे कुवर्दे ने। 4 साल के अंतराल में क्या होते हैं, आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अब एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, अभी हाल ही में आपके ओलंपिक खेल हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक का जिसे जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करते हैं, टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने थे, कब होने थे, 2020 में, परंतु कब हुए आपको ध्यान होना चाहिए, इसका समापन हुआ है 2021 के अंदर। तो टोक्यो ओलंपिक जो थे ये 32वां संस्करण था। अभी कौन सा, यानी ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण था, ये आपका 32वां संस्करण था। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, परंतु 2021 में ये संपन्न हुए हैं। 2021 में आपको ध्यान होना चाहिए 23 जुलाई का जिसे जिक्र करते हैं, 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक चले हुए, 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक। और भारत के नीरज चोपड़ा ने क्या जीता, भारत के नीरज चोपड़ा, तो भारत के नीरज चोपड़ा ने आपको ध्यान होना चाहिए गोल्ड मेडल जीता है अभी भाला फेंक में, गोल्ड मेडल जीता है किसमें, भाला फेंक के अंदर, ठीक है भैया। पानीपत से संबंध रखते हैं, पानीपत के खंडरा गांव से जो नीरज चोपड़ा है, इनके बारे में विस्तृत चर्चा में एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, तो करेंगे इनके बारे में भी आपकी विस्तृत चर्चा। क्यों, क्योंकि इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आने हैं भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो कब बनाया जाता है, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 मई या फिर 5 सितंबर को। तो हर साल 10 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बनाते हैं। अभी 10 दिसंबर को क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बनाते हैं। और मैं बार बार आप बच्चों को कहता भी हूँ इस चीज़ के बारे में, अल्फ्रेड नोबेल जो है ना, अल्फ्रेड नोबेल, तो अल्फ्रेड नोबेल की क्या है, ये पुण्यतिथि भी है, क्या है आपकी 10 दिसंबर पुण्य तिथि भी है। इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए, हर साल नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। याद करना, मैंने हमेशा आप सब बच्चों को कहा है भी, जोड़ के याद करो एक चीज़ से दूसरी चीज़ के साथ भी, जितना आप जोड़ोगे ना उतनी आप सब बच्चों को क्या होगी, चीज़ें याद होगी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को बनाते हैं, तो 10 दिसंबर को भी आपको ध्यान होना चाहिए अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, और उसी की पुण्यतिथि पर क्या दिए जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कब स्थापना हुई थी नोबेल पुरस्कार की, 1896 में। दिए कब से जा रहे हैं, 1901 से भी, 1901 से। ये चीज़ आप याद कर सकते हो। 1 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, विश्व एड्स दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विश्व एड्स दिवस बनाते हैं 1 दिसंबर को। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, मानव प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, ये एड्स जो होता है ना, HIV एक वायरस होता है, इम्यूनो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है आपका, इम्यूनो वायरस होता है, जो मानव प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, खराब कर देता है। यानी मानव की जो रोग प्रतिरोधक अक्षमता जो है ना, यानी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसको क्या कर देता है, ये ख़त्म कर देता है। ठीक है भी, 1-2 बार ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। एलिजा टेस्ट किससे संबंधित है भी, एलिजा जो टेस्ट है ना, ये एड्स से संबंधित है भी। ठीक है भी, एड्स से संबंधित है। एक क्वेश्चन आप भी मेरे को कमेंट में लिख के बताओगे, विश्व की एड्स नगरी किसे कहा जाता है। ये नोट करना सभी बच्चे, जवाब जरूर देना कमेंट में, विश्व की एड्स नगरी किसे कहा जाता है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन का भी आपको सामने रिपीट किया है। अगर किसी बच्चे ने बड़े ध्यानपूर्वक मेरी क्लासें सुनी है, देखी है, तो उन क्लासों के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। तो विश्व की एड्स नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, कमेंट करके आप मेरे को जरूर
ज़रूर बताओगे। 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस बनाते हैं। HIV वायरस होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। और एलिजा नामक क्या होता है कि एड्स से संबंधित एक टेस्ट भी है, ठीक है भी। 1 मई को जो हम मनाते हैं मजदूर दिवस बनाते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 1 मई का जैसे जिक्र करते हैं, 1 मई को हम क्या बनाते हैं, 1 मई, तो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस बनाया जाता है। 5 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, शिक्षक दिवस बनाते हैं। अभी 5 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, 5 सितंबर को हमें शिक्षक दिवस इंपॉर्टेंट है। 5 सितंबर को मैंने शिक्षक दिवस भी बताया था आपको। और 5 सितंबर को पुण्यतिथि है किसकी, मदर टेरेसा, निर्मल हृदय के नाम से जिसको जाना जाता है ना, मदर टेरेसा भारत की पहली महिला थी जिसको 1979 के अंदर क्या मिला था, शांति के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं एक क्वेश्चन से, अगर आप बच्चे करना चाहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की तटीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, ठीक है भी। किस देश की तटीय सीमा सर्वाधिक है देशों के साथ लगती है, भारत, चीन, जापान या फिर यूएसए। तो चीन एक ऐसा देश है जिसकी सीमा 13 देशों के साथ लगती है, ठीक है। एशिया महाद्वीप का चीन जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा, आपका चाइना है। दूसरा नंबर किसका है, भारत का है, ठीक है भी। तो चीन एक ऐसा देश है विश्व का जिसकी तटीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ लगती है, 13 देशों के साथ इसकी लगती है, सीमा लगती है। किस महाद्वीप का देश है जो चाइना, आपका एशिया महाद्वीप का। किस महाद्वीप का, ये आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है भी। भारत के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। राजधानी जरूर याद होनी चाहिए सभी बच्चों को। भारत की राजधानी दिल्ली है। चीन की राजधानी क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए, बीजिंग है भी। क्या राजधानी चीन की, बीजिंग है। और आपको ध्यान होना चाहिए जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, जिसमें हाल ही में क्या समापन हुआ, आपके ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो भी, ठीक है भी। जापान का प्राचीन नाम क्या था, निप्पन था भी। क्या था, निप्पन था। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को क्या गिराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे। सैकड़ों क्वेश्चन आप बना सकते हो। जापान को क्या कहा जाता है, भूकंप का देश कहा जाता है, क्योंकि हर 4 मिनट बाद इस देश के अंदर क्या आते हैं, भूकंप आते हैं भी, ठीक है भी। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, जापान द्वीपों के ऊपर बसा हुआ एक क्या है, देश है। IQ का जैसे जिक्र करते हैं ना, यानी सबसे ज़्यादा IQ किस देश का है, तो नागरिकों का है। तो आपको ध्यान होना चाहिए जापान के नागरिकों। जीवन प्रत्याशा का भी हम जिक्र करें तो जीवन प्रत्याशा भी सबसे अच्छी किस देश की नागरिकों की है, वो जापान की दे, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और जो आपका USA जो बच गया, तो USA की राजधानी क्या है, आपकी वाशिंगटन DC भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। वाशिंगटन है, DC क्या है, राजधानी है USA की। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है ना, जॉर्ज वाशिंगटन USA के पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे। USA के 16वें राष्ट्रपति कौन थे, अब्राहम लिंकन थे भी, ठीक है भी। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कौन थे, अब्राहम लिंकन थे भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है अभी। वेरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात की सूचक है अभी। वेरोमीटर जो होता है हमारा, उसमें तेजी से गिरावट किस बात की सूचक है, बाढ़ की, तूफान की, भूकंप या फिर पानी। तो तूफान की सूचक है। तूफान आने की क्या दे रहा है, वो सूचना दे रहा है भी, तूफान आने वाला है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपका क्वेश्चन है रिपीट हुआ है। इसके अलावा भूकंप जो होता है ना, भूकंप भी एक चीज़ होती है। भूकंप को जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल के ऊपर भी, ठीक है। भूकंप को जो मापा जाता है वो किसके ऊपर, रिएक्टर स्केल के ऊपर मापा जाता है। और अध्ययन जो किया जाता है ना भूकंप का, वो सीस्मोग्राफी के अंतर्गत किसके ऊपर है, सीस्मोग्राफी। तो सीस्मोग्राफी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है और रिएक्टर स्केल के द्वारा इसको मापा जाता है, ठीक है भी। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भूकंप का, जिसे हमें जिक्र करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है भी, ठीक है भी। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, भारत आपको ध्यान होना चाहिए। और भारत के जो पश्चिम में है, पश्चिम का जो हिस्सा है, राजस्थान का जो चिटा हुआ ये जो हिस्सा है, पाकिस्तान और पंजाब का जो हिस्सा है, यहाँ पर एक मरुस्थल है भी। कौन सा मरुस्थल है, ये पूछा गया है। थार है, गोबी है, सारा या फिर अटाकामा है। तो थार मरुस्थल है भी। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन भी आपका HSSC के द्वारा पूछा गया है भी। भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, या दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिणी एशिया या भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा रहेगा, आपका थार मरुस्थल रहेगा भी। कौन सा मरुस्थल रहेगा, थार। यानी राजस्थान का हिस्सा ये जो सटा हुआ है और पाकिस्तान का जो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर कौन सा मरुस्थल आपका थार है मरुस्थल है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में गोबी दिया हुआ है। गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है भी, ठीक है भी। गोबी जो है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिणी एशिया का पूछे तो आपका थार है, जबकि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो गोबी मरुस्थल है। और खास करके आपने एक देश सुना होगा, मंगोलिया।
कौन सा देश है आपका? मंगोलिया। तो मंगोलिया देश की राजधानी तो क्या उलान बटोर है, क्या राजधानी है? उलान बटोर है। और मंगोलिया और चीन के अंदर जो फैला हुआ जो आपका मरुस्थल है वो कौन सा आपका? गोबी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? गोबी। तो आपने थार भी क्लियर कर लिया और गोबी भी क्लियर कर लिया। अब सहारा, सहारा मैंने कई बार आपको बताया भी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है भी, कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। और सहारा जो रहेगा आपको ध्यान रखना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 11 देश इससे क्या है? प्रभावित है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो आपका रहेगा वो सहारा रहेगा भी, ठीक है भी, सहारा रहेगा। और इसी मरुस्थल में आपको ध्यान होना चाहिए विश्व का सबसे गर्म स्थान है अल अजीजिया। लीबिया एक देश आपको ध्यान होना चाहिए, और लीबिया के अंदर सबसे गर्म स्थान है, आपने सुना होगा कई बार, अल अजीजिया भी। कौन सा है? अल अजीजिया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक आपका दिया हुआ अटाकामा, ये शीत मरुस्थल है भी, क्या है आपका? शीत मरुस्थल है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो अटाकामा क्या है आपका? शीत मरुस्थल है। एसएससी ने इस क्वेश्चन के बारे में भी एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो सारे के सारे आपको ध्यान होना चाहिए। थार के बारे में, गोबी और सहारा और अटाकामा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सभी बच्चों को भी, ठीक है भी, ठीक है भी। थार मरुस्थल का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैकोबाबाद। कौन सा है? जैकोबाबाद। यानी एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान कौन सा रहेगा? वो जैकोबाबाद रहेगा। किस देश के अंदर है? ये पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में संबंधित हो? हजारों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, हजारों बार। कोई ऐसा शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हुआ होगा कभी जिस एग्जाम के अंदर इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हो। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक या फिर हरियाणा। तो ये असम में है भी। किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। ये भी पूछा गया था एक बार भी। एक सींग वाला जो गेंडा होता है ना, उसके लिए फेमस आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है भारत के किस राज्य में? असम राज्य में, ठीक है। असम राज्य का जैसे बरपेटा जिला जो है ना उसके अंदर स्थित है ये आपका। असम में और भी है, आपको ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो काजीरंगा हो गया और एक है मानस अभ्यारण्य भी है। क्या है आप यहाँ पर आपका? मानस अभ्यारण्य। और मानस और काजीरंगा को मैंने कई बार आपको बताया भी, यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, विश्व विरासत सूची में क्या कर रखा है? इसको शामिल कर रखा है काजीरंगा और मानस को भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। अब अभ्यारण्य या उद्यान सबसे ज़्यादा जो रहेंगे वो एमपी मध्य प्रदेश के अंदर, इसीलिए इसको बाघ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है भी। यानी मध्य प्रदेश को किस स्टेट के नाम से जाना जाता है? बाघ स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपका बांधवगढ़ है, आपको ध्यान होना चाहिए, बांधवगढ़ यहीं पर है। कान्हा किसली का जैसे जिक्र करें वो भी यहीं पर है। पेंच भी आपको ध्यान होना चाहिए यहीं पर है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं पन्ना अभ्यारण्य जो है, पन्ना अभ्यारण्य भी किस राज्य में? आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है भी। पेंच आपको मैंने कई बार बताया भी, पेंच है ना 2 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर। कर्नाटक में कौन सा आपका ध्यान होना चाहिए? बांदीपुर भी। कौन सा है? बांदीपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। बांदीपुर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में? कर्नाटक में है भी, ठीक है। और हरियाणा में 2 राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो मैंने कई बार आपको बताया कलेसर है, और एक आपका कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी विहार भी, ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी विहार तो इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में याद कर सकते हो, इस चीज़ के बारे में। गुजरात की गिर के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। गिर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ना वो भारत के किस राज्य में? बलावदार है, गिर है, नर सरोवर है, ये गुजरात में आपके किस राज्य के अंदर है? गुजरात में। सरिस्का का जैसे जिक्र करते हो आप, सरिस्का है, केवलादेव है, रणथंबोर है, ये जो आपके रहेंगे वो किस राज्य के अंदर है? राजस्थान में रहेंगे। किस में रहेंगे? आपके राजस्थान के अंदर रहेंगी ये चीज़। नंदनकानन जीव विज्ञान पार्क का जैसे जिक्र करते हो आप, ये उड़ीसा के अंदर रहेगा। सिंपलीपाल का भी जिक्र करोगे तो ये भी आपका उड़ीसा के अंदर रहेगा। सुंदरवन अभ्यारण्य जो आपका वेस्ट बंगाल में रहेगा भी। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतने ही भी क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है भी। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। और क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी किया करो, और ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को दूसरे बच्चों के साथ दूसरे ग्रुपों में शेयर भी किया करो, ठीक है भी। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।